हिंदी उपन्यास यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 6 मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु। यह फणीश्वरनाथ रेणु का सर्वाधिक प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह उपन्यास 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की विस्तृत तथा समग्र कथा इस प्रकार कही गई है कि अंचल ही नायक बन गया है। इसमें उद्देश्य अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करने का ही रहा है। हालांकि उद्देश्य रचना प्रक्रिया में घुला हुआ है, ऊपर से चिपका हुआ नहीं दिखता। इसमें अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का गहरा चित्रण किया गया है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी इसमें दिखाया गया है। मेला आंचल में आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ माना जाता है। मलेरिया सेंटर की जमीन का क्षेत्रफल 1 एकड़ 10 डिसमिल, गांव का नाम मेरीगंज, भौगोलिक स्थिति रोथहाट स्टेशन से 7 कोस पूर्व, कोसी नदी को पार करके। गांव का नाम अंग्रेज अफसर W.G. मार्टिन ने अपनी दुल्हन मेरी के नाम पर रखा। मलेरिया सेंटर मिस्टर मार्टिन की ज़मीन पर बना था। नवाबी तड़बन्ना कोसी के किनारे किनारे बहुत दूर तक ताड़ एवं खजूर के पेड़ों से भरा हुआ जंगल है। इसे ही नवाबी तड़बन्ना कहते हैं। गांव की मुख्य पैदावार धान, पाट, खेसारी। गांव में अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग टोली बनाकर रहते हैं। स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ रहती है। राजपूत टोली के लोग कायस्थ टोली को कैथ टोली कहते हैं। गांव की अन्य जातियों के लोग मालिक टोला कहते हैं। कायस्थ टोली के लोग राजपूत टोली को सिपाहिया टोली कहते हैं। मठ में सुबह बीजक शब्द का वाचन होता है। चंदनपट्टी नामक गांव में हुई सभा में बालदेव, बावनदास एवं चुन्नी गुसाई 3 ने सुराजी में नाम लिखवाए थे। सुराजी पद से आसे स्वराज चाहने वाले कांग्रेस के सदस्यों से हैं। जोत की नामक चरित्र तुलसी की चौपाई का उल्लेख करता है। नदी चली भरी उतराई, जस धोरे धन खल बोराई। क्षुद्र उपन्यास 2 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में एवं दूसरे खंड को 23 परिच्छेदों में बांटा गया है। नीचे महत्वपूर्ण परिच्छेदों की चर्चा की गई है। पहले खंड के परिच्छेद 11 में सुरंगा सदाब्रज की कथा का जिक्र है। खंड 1 के परिच्छेद 15 में लोरी किया कुंवर विजयभान एवं विद्यापत नृत्य का जिक्र है। विद्यापत नृत्य में बीच में विद्यापति का गीत अरे उपजस होयित भगत भरी हो गाना जाता है, ये गाया जाता है। और परिच्छेद 24 में भवभूति की रचना के पात्र माधव मालती का जिक्र है। परिच्छेद 27 में पंत की कविता भारत माता का जिक्र। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। और परिच्छेद 36 में हंस कुमार तिवारी की कविता का जिक्र। दुनिया फूस बटोर चुकी है, मैं 2 चिंगारी दे दूंगा। परिच्छेद 37 में वर्षा के देवता माने जाने वाले इंद्र को रिझाने के लिए महिलाओं द्वारा जाट जट्टिन खेल खेला जाता है। यह खेल पुरुष नहीं देख सकते। परिच्छेद 39 में संथाली टोली और अन्य में हुए हिंसक संघर्ष में संथाल तीर से ही तो अन्य भाला और गुलेल से लड़ते हैं। इसी संघर्ष में तहसीलदार हरगोरी सिंह मारा जाता है। राजबल्ली महतो हारमोनियम बजाता है। स्वराज मिलने के उत्सव में निम्न में कार्यक्रम तय होते हैं। बलवाही, विदेशिया, कमला एवं महमदिया की नौटंकी कंपनी, धमदाहा शंकरपुर का विद्यापद, बंसगढ़ा की बलवाही, ओराही, हिंगना की भटियाली भक्ते।
दूसरे खंड के परिपेक्ष 18 में गांधी जी की हत्या का जिक्र है। परिच्छेद 20 में नागर नदी के भारत पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा होने का जिक्र है। कमली और डॉक्टर प्रशांत के पुत्र का नाम ममता कुमार नीलोत्पल नीलू रखती हैं। पात्र मुख्य पात्र डॉक्टर प्रशांत उपन्यास का केंद्रीय पात्र। असल माता पिता ज्ञात है। उपाध्याय परिवार को एक हांडी के भीतर कोसी नदी में तैरते हुए मिला था। स्नेहमयी नाम की बंगाली डॉक्टरनी पालन पोषण करती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ISC पास करने के बाद पटना मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। विदेश जाने की स्कॉलरशिप ठुकराकर पूर्णिया के पूर्वी अंचल में मलेरिया एवं काला आजार पर शोध करता है। कमली का प्रेमी है। कमली को प्रेम से राजकमल कहता है। विश्वनाथ प्रसाद कायस्थ टोली का मुखिया, राजा पारबंगा का मीनापुर सर्किल का तहसीलदार है। 1000 बीघा जमीन का काश्तकार है। बाद में तहसीलदारी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो जाता है। बालदेव कांग्रेस का कार्यकर्ता है। स्वराज्य का समर्थक है। चंदनपट्टी नामक गांव का रहने वाला है। 2 साल जेल में रहा है। खादी पहनता है और मिलने पर जय हिंद का उच्चारण करता है। बावन दास कांग्रेस का कार्यकर्ता है। स्वराज्य का समर्थक है। बोने कद का व्यक्ति है। घोर नैतिकतावादी। एक बार चंदे के पैसे से जलेबियां खा लेने के बाद 2 दिन तक उपवास करके प्रायश्चित किया था। कपड़े, चीनी एवं सीमेंट को अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाने का विरोध करते हुए इन सामानों से लदी बैलगाड़ियों के नीचे कुचलकर मर जाता है। कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है। युवा वर्ग का प्रतिनिधि, साहसी, शोषण का विरोध करने वाला। डकैती के झूठे आरोप में जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन वहां से फरार हो जाता है। कमली तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की पुत्री और प्रशांत की प्रेमिका। रोज शिव पूजन करती हैं। किसी अज्ञात बीमारी से ग्रस्त है, जिसका इलाज कराने में ही डॉक्टर से परिचय होता है। लक्ष्मी मठ में दासी। मठ के महंत द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित, बाद में बालदेव के साथ रहने लगती हैं। महंत सेवादास मेरीगंज के मठ का महंत। पहले बहुत ज्ञानी साधु समझा जाता था, पर लक्ष्मी दासीन को लाने के बाद से लोग बुरा भला कहने लगे। प्यारू डॉक्टर प्रशांत का सहायक है। पहले रोतहट स्टेशन में एक होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ 5 साल नौकरी कर चुका है। रोदी बूढ़ा 3rd जेंडर दही बेचने का काम करता है। चाल चलन और बोलने का तरीका औरतों की तरह है। लरसिंह दास मठ में आचार्य जगुरु के आने का संदेश लेकर आता है, परंतु लोभ में आकर महंती पाने की कोशिश करने लगता है। सुमृत दास बेतार की खबर उपनाम से जाना जाता है। तहसीलदार विश्वनाथ का रोटिया गवाही की रोटी खाने वाला है। पार्वती की माँ अधेड़ उम्र की स्त्री, जिसको गांव वाले डायन मानते हैं। हीरू नामक चरित्र द्वारा इसी शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। चलित्र कर्मकार क्रांतिकारी है। सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य भी है। बम, पिस्तौल और बंदूक चलाने में माहिर है। चुन्नी गोसाई बालदेव और बावन दास के साथ स्वराज्य बना था, बाद में सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गया। गौण पात्र रामदास ठाकुर, राम कृपाल सिंह, खेलावन यादव, ज्योतिषी काका, मंगला, आभा रानी पुलिया, राम पीरिया, वासुदेव तहसीलदार हरगोरी, WG मार्टिन, सोमा जट, खलासी, रामकिशन बाबू, नीलोत्पल, रामनारायण उधौजी भगत, रामबरन केथरी, सतकोड़ी, उचित दास, गंगा प्रसाद यादव, सनिया मरमू, राजू लक्ष्मीदास, नारद दास, कलश महतो, गांधी जी, पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, देवनाथ मलिक, सोनाई यादव, मंजू महतो, जालिम सिंह, हरखू तेली, नागा बाबा, भोला बाबू आदि। कथा वस्तु मेरीगंज और उसके आसपास के क्षेत्र में
घट रही घटनाओं के साथ साथ रेणु उस समय के भारत में घट रही घटनाओं और उन घटनाओं पर ग्रामवासियों की प्रतिक्रिया भी दर्ज करते हैं। गांव जाति के आधार पर कई टोलों में बटा हुआ है, जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा और वैमनस्य व्याप्त है। राजनीतिक रूप से भी सक्रिय पात्र उपन्यास में हैं। बालदेव जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वहीं कालीचरण सोशलिस्ट पार्टी का। देश की राजनीति के अतिरिक्त गांव की अपनी राजनीति भी चलती है। अंग्रेज अफसर मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम पर इस गांव का नाम मेरीगंज कर दिया था, लेकिन यहां आते ही उसकी पत्नी की मलेरिया से मौत हो गई। मार्टिन की दी हुई जमीन पर मलेरिया और काला आजार के निदान हेतु रिसर्च सेंटर बनता है और उसमें डॉक्टर के रूप में आते हैं डॉक्टर प्रशांत। रिसर्च करते हुए प्रशांत का संपर्क तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की बेटी कमली से होता है और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। गांव में एक कबीरपंथी मठ भी है, जिसका मुख्य महंत सेवादास है। 50 वर्ष की उम्र में दासी बनाकर लक्ष्मी को मठ पर रख लेता है। महंत लक्ष्मी के साथ जबरन यौन संबंध भी बनाता है और वह भी तब से जब कि वह 15 साल की बच्ची थी। इस तरह रेणु धर्म के नाम पर होने वाले कुकर्मों की पोल पट्टी भी खोलते हैं। बालदेव और बावनदास कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्वराज्य के इच्छुक हैं। दोनों महात्मा गांधी के अनुयायी भी हैं। गांधी तत्कालीन समय में देश में होने वाली घटनाओं में सक्रिय रूप से उपस्थित थे। उपन्यास में गांधी का जिक्र बार बार किया गया है। गांधी हत्या का जिक्र भी उपन्यास में है। रेडियो में हत्या की खबर सुनकर कमली सबको बताती है और ये सुनकर सभी पात्रों की रुलाई फूट पड़ती है। गांधीवाद से प्रभावित बावनदास स्वतंत्रता के पश्चात चोरी छिपे सीमेंट और चीनी से लदी पाकिस्तान जाती बैलगाड़ियों के सामने लेटकर प्राण उत्सर्ग कर देता है। उपन्यास में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह आज़ादी से पहले अनैतिक और अवैध काम करने वाले आज़ादी के बाद नेता का छद्म रूप धरकर बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। इस तरह यह संपूर्ण उपन्यास छोटी छोटी घटनाओं से मिलकर बना है। कुल मिलाकर अंचल की समस्याओं का परिचय देते हुए गांव वालों में परस्पर राग द्वेष, छोटे छोटे षड्यंत्र, जातिवाद, अफसरशाही और अवसरवादी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाते हुए मेला आंचल हमारे सामने आता है। प्रमुख उदाहरण इसमें फूल भी हैं, सूल भी, धूल भी हैं, गुलाब भी, कीचड़ भी हैं, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया लेखक। लेकिन गांव की पंचायत क्या है? पुरैनिया कचहरी के रामू मोदी की दुकान है। सभी अपनी बात पहले कहना चाहते हैं, सब एक ही साथ बोलना चाहते हैं। बातें बढ़ती जाती हैं और असल सवाल बातों के बाउंडर्स में दबा जा रहा है। यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होता, जब कुएं में दबा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना शिव हो। महात्मा जी खुद मेला साफ करते थे। जहाँ सफाई रहती थी वहाँ का आदमी भी साफ रहता है, मन साफ रहता है। साहब लोगों को देखिए, उनके देश का गाछ बिरछी भी साफ रहता है। बालदेव अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, रुपया को बजाकर देखा जाता है। आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जात पात नहीं मानने वालों की भी जाति होती हैं। भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। गांव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यही अपड़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं। वे जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लेंगे और तारीफ़ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। डॉक्टर प्रशांत, तुम्हारे विद्यापति के गान हमारी टूटी झोपड़ियों में जिंदगी के मधुरस बरसा रहे हैं। ओ कवि, तुम्हारी
कविता ने मचलकर एक दिन कहा था, चलो कभी बन फूलों की ओर, जवानी की सुंदरता आग लगाती है और बुढ़ापे की सुंदरता इसने बरसाती है। महंगी पड़े या अकाल हो, पर्व त्योहार तो मनाना ही होगा। और होली फागुन महीने की हवा ही बावरी होती है। आसीन कातिल के मलेरिया और काला आजार से टूटे हुए शरीर में फागुन की हवा संजीवनी फूंक देती है। सरकारी उर्दी को रंग देने से जेल की सजा होती है। डॉक्टर सरकारी आदमी है, बाहरी आदमी है, वह गांव के समाज का नहीं है। वैसे ही राज आज कांग्रेस का है। लीडर बने हैं सभी कल के गीदड़। जोगी जी सर चरखा का तो खद्दड़ पहनो, रहे हाथ में झोली, दिन दहाड़े करो डकैती, बोल सुराजी बोली। गावत गांधी राग मनोहर, चरखा चलावे बाबू राजेंद्र, गूंजल भारत अमहाई रे, होरिया आई फिर से, वीर जमाहिर शान हमारो, जय प्रकाश जय शोभाई रे, होरिया आई फिर से। अब वह यह मानने को तैयार है कि आदमी का दिल होता है, शरीर को चीर फाड़कर जिसे हम नहीं पा सकते, वह हार्ट नहीं, वह अगम अगोचर जैसी चीज़ है जिसमें दर्द होता है, लेकिन जिसकी दवा एड्रेलिन नहीं। उस दर्द को मिटा दो, आदमी जवाहर हो जाएगा। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। प्रत्येक इतिहास पर गौरव करने वाले युग में पले हुए हर व्यक्ति को अपने खानदान की ऐसी कहानी चाहिए जिसके उजाले से वह दुनिया में चकाचौंध पैदा कर दे। धरती माता अभी स्वर्णाचला है, गेहूं की सुनहली बालियों से भरे हुए खेतों में पूर्वे या हवा लहरें पैदा करती है। सारे गांव के लोग खेतों में हैं, मानो सोने की नदी में कमर भर सुनहले पानी में सारे गांव के लोग क्रीड़ा कर रहे हैं। सुनहली लहरें, ताड़ के पेड़ों की पंक्तियां, झरबेरी का जंगल, कोठी का बाग, कमल के पत्तों से भरे हुए कमला नदी के गड्ढे, लड़की की जात बिना दवा दारू के ही आराम हो जाती है। मौसी ने जब जुगल जोड़ी देखी तो उसके हाथ स्वयं ही अंचल के खूंट पर चले गए। मैं आप लोगों को मीठी बातों में भुलाना नहीं चाहता, वह कांग्रेसी का काम है। मैं आग लगाना चाहता हूँ। कालीचरण। रोज डिस्पेंसरी खोलकर शिवजी की मूर्ति पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद संक्रामक और भयानक रोगों के फैलने की आशा में कुर्सी पर बैठे रहना अथवा अपने बंगले पर सैकड़ों रोगियों की भीड़ जमा करके रोग की परीक्षा करने के पहले नोटों और रुपयों की परीक्षा करना, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों पर पांडित्य की वर्षा करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझना और अस्पताल में कराहते हुए गरीब रोगियों के रुदन को जिंदगी का एक संगीत समझकर उपभोग करना ही डॉक्टर का कर्तव्य नहीं। एक असहाय औरत देवता के संरक्षण में भी सुख चैन से नहीं सो सकती। अरे जिंदगी है क्रांति से, क्रांति में बिताए जा, दुनिया के पूंजीवाद को दुनिया से मिटाए जा। जात क्या है? जात दो ही है, एक गरीब और दूसरी अमीर। डॉक्टर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे वह यह वर्ग जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार क्षुधितों को अनुशासन में बांध रखा है। कानून बनने के पहले ही कानून को बेकार करने के तरीके गढ़ लिए जाते हैं। क्या करेगा वह संजीवनी बूटी खोजकर? उसे नहीं चाहिए संजीवनी। भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मैलेनेंट मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। तिल तिल कर घुल कर मरने के लिए उन्हें जिलाना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए
बछड़ों को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के लिए इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता था। यहाँ इंसान है कहाँ? अभी पहला काम है जानवरों को इंसान बनाना। डॉक्टर का रिसर्च पूरा हो गया, एकदम कंप्लीट। वह बड़ा डॉक्टर हो गया। डॉक्टर ने रोग की जड़ पकड़ ली है। गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। यहाँ का आदमी जीकर करेगा क्या ऐसी जिंदगी? पशु से भी सीधे हैं इंसान, पशु से भी ज़्यादा खूंखार हैं ये। पेट, यही इनकी बड़ी कमजोरी है। मौजूदा सामाजिक न्याय विधान ने इन्हें अपने सैकड़ों बाजुओं में जकड़कर ऐसा लाचार रखा है कि चूं तक नहीं कर सकते, फिर भी ये जीना चाहते हैं। यह डॉक्टर तो सुनते हैं कि जर्मन वाला का आदमी है। जोतकी जी ठीक ही कहते थे, जर्मन वाला का CID है यह डॉक्टर। यहाँ के लोगों को सुई भोंककर कमज़ोर करने का काम करता था। कुआं में दवा डालकर सचमुच में हैजा फैलाया है। जर्मन वाला का एक पार्टी है यहाँ, कमसीन कम्युनिस्ट पार्टी, सुनते हैं उसी पार्टी का आदमी है। नागर को एक बहुत बड़ा गवाह बनाया है दोनों देश वालों ने। नागर नदी ही सीमा रेखा है। एक किनारा हिंदुस्तान, दूसरा किनारा पाकिस्तान। 52 ने दो आज़ाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डेग में ही नाप लिया। नागर नदी के बीच में पहुंचकर पाकिस्तान के पुलिस अफसर साहब ने कहा, नदी में ही डाल दो, इसकी झोलवी को उस पार दरख्त से लटका दो जल्दी। नागर की धारा हठात कलकला उठी। सिपाही खजड़ी को पानी में फेंकते हुए कहता है, डमरू बजा के रघुपति राघव गाते रहो। तुम्हारी किताबों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे कितना बड़ा सहारा मिला है तुम्हारी किताबों से। लेकिन अब एक नई किताब चाहिए जिसके पृष्ठ पृष्ठ में लिखा हुआ हो, कमला विश्वास करो, डरो मत, जो होगा मंगल में होगा। लेबोरेटरी विशाल प्रयोगशाला, ऊंची 4 दीवारी में बंद प्रयोगशाला, साम्राज्य लोभी शासकों की संगीनों के साये में वैज्ञानिकों के दल खोज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। गंजी खोपड़ियों पर लाल हरी रोशनी पड़ रही है। मारात्मक विध्वंसक और सर्वनाशा शक्तियों के सम्मिश्रण से एक ऐसे बम की रचना हो रही है जो सारी पृथ्वी को हवा के रूप में परिणत कर देगा। एटम ब्रेक कर रहा है मकड़ी के जाल की तरह। चारों ओर एक महाअंधकार, सब वाष्प, प्रकृति, पुरुष, अंडपिंड, मिट्टी और मनुष्य के शुभचिंतकों की छोटी सी टोली अंधेरे में टटोल रही है। अंधेरे में वे आपस में टकराते हैं। वेदांत, भौतिकवाद, सापेक्षवाद, मानवतावाद, हिंसा से जर्जर प्रकृति रो रही है। विधाता की सृष्टि में मानव को सबसे बढ़कर शक्तिशाली है, उसको पराजित करना असंभव है। प्रचंड शक्तिशाली बमों में भी नहीं, पागलों आदमी आदमी है, गिनी पिग नहीं। सवारी ऊपर मानुष सत्य, प्रशांत का चिंतन। कलीमुद्दीन घाट पर चेथरिया पीर में किसी ने मानत करके एक चिथड़ा और लटका दिया। झूठा सच, झूठा सच, यशपाल। पृष्ठभूमि, झूठा सच उपन्यास विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है, मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन है। झूठा सच उपन्यास सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। उपन्यास में यशपाल ने सन 1942 से 1957 ईस्वी तक, अर्थात देश विभाजन से पहले और उसके बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया है। यह उपन्यास 2 खंडों में विभक्त हैं, वतन और देश 1958 ईस्वी, देश का भविष्य 1960 ईस्वी। पात्र, मुख्य पात्र
तारा मध्यम वर्गीय किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की तारा ही विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती हैं। जयदेवपुरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि पात्र विभाजन के कारण परिवार से अलगाव, आगे चलकर प्रगति करते हुए एक पात्र का संपादक, फिर विधायक व कई कमेटियों का मेंबर बनता है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली लड़की, जयदेव से प्रेम विवाह, फिर संबंध विच्छेद। गौण पात्र असद लाहौर के कॉमरेड, युवा कम्युनिस्ट पार्टी के युवा। शीला राम जोया की पुत्री। डॉक्टर प्राणनाथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर। सोमराज आवारा युवक जिसका तारा से विवाह होता है। पंडित गिरधारीलाल नया हिंद पब्लिकेशन के मालिक, कनक के पिता। महेंद्र नैयर वकील। कर्मचंद्र कशिश पेरोकार पत्रिका के प्रमुख संचालक। दोलू मामा शरीफ भोला आदमी जो अकारण बलवे की बलि चढ़ जाता है। रतन सोलों का प्रेमी। गौस मोहम्मद प्रकाशक, महाजन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता। कृष्ण नारायण अवस्थी यूपी कांग्रेस के पार्लियामेंट बोर्ड के मंत्री। मेहर दंगे में भटकी तारा की साथी। नब्बू तारा से बलात्कार करने वाला। हाफिज इनायत अली नब्बू के मोहल्ले के हाफिज। विश्वनाथ सुद पंजाब कांग्रेस के उग्र दल के नेता व मुख्यमंत्री के दावेदार। उर्मिला पुरी की पूर्व शिष्या, पुरी की तरफ आकर्षण। बंती तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी। एमसी एडिटर डायरेक्टर सरदार पत्र। प्रसाद कांग्रेस के नेता। अग्रवाल साहब दिल्ली का बड़ा व्यापारी, तारा को मानने वाला। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। नरोत्तम मिस्टर अग्रवाल साहब का युवा पुत्र। मिस्टर रावत सचिव, गृह सचिव। पीएस गिल विभाजन का दंश झेल चुका युवा। निरंजन चड्डा मरमी का प्रेमी। माथुर पुराना दोस्त। जया पुरी और कनक की बच्ची। सीता तारा के मोहल्ले की लड़की। पूर्णदेई सीता की माँ। डॉक्टर श्यामा डॉक्टर और कांग्रेस की बड़ी लीडर। कथासार झूठा सच यशपाल का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं, जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, तो दूसरी ओर सुध और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। इनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ श्यामा, पत्रकार कनक तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े हैं। विभाजन के पूर्व मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दावपेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोट, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जिजीविषा और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग के स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया है। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायित्व ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है।
लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। प्रमुख उदाहरण, जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले, चाहे तो डुबो दे। काशिश जी, संपादक पैरोकार, एडवर्टाइजमेंट और द स्टीम ऑफ द शिप ऑफ जर्नलिज्म। कशिश जी, पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं को वर्णन को रंग देता है। लेखक, सहायक संपादक, प्रेस के लिए मसाला तैयार करने की मशीनें होती हैं। लेखक, पत्र की जनप्रियता बहुत बड़ी चीज़ है, परंतु राजनीतिक पत्र का काम जनता की भावनाओं में बह जाना नहीं, बल्कि उन भावनाओं को दिशा दिखाना है। काशिश जी, संपादक, पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दी गई है। लेखक, स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेता है। लेखक, सफ़ेदपोश निम्न मध्यम वर्गीय के लिए अपनी गरीबी से अधिक संकोच और रहस्य की दूसरी बात क्या हो सकती है। लेखक, स्त्रियों के जीवन से लज्जा का उतार चढ़ाव दिन के पहरों में ताप की भांति होता है। बचपन में लाज की अनुभूति नहीं रहती, जीवन के दूसरे पहर में जब वे अपने शरीर में नारीत्व को पहचानने लगती है और जान जाती हैं कि उसके जीवन की परिणति उनकी आकर्षण शक्ति में है, तो वे आकर्षण के प्रबल माध्यम लाज को बढ़ाने लगती हैं। लेखक, पंजाब तो सदा हिंदू सिखों का रहा है, इन मरे मुसलमानों का राज दिल्ली, लखनऊ, आगरा में रहा होगा। पंजाब तो हमारा है। मियाँ बीवी की लड़ाइयों और कार्तिक का बादल कितने पल ठहरता है। लेखक, ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज अपनी स्थिति के कारण अपने आप को भारत का बोझ उठा सकने में असमर्थ समझने लगे हैं, परंतु हिंदुस्तान में मौजूद अंग्रेज ब्यूरोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति जानती नहीं। वे हिंदुस्तान के शासन का मोह नहीं छोड़ना चाहते। लेखक, संपत्ति के आधार पर संभ्रांत बनी श्रेणी के स्त्रियों का प्रयोग सेक्स के अतिरिक्त और भी क्या। डॉक्टर प्राणनाथ, यह स्त्रियां यह सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें सेक्स के बिना भी लायक कर सकता हूँ। प्राणनाथ तारा से, बल्कि सेक्स के लिए भी इस श्रेणी के पुरुष जो चाहे सो कर सकते हैं। ये पत्नियां तो केवल संपत्ति के निर्विवाद अधिकारी पैदा करने के लिए हैं। ये स्त्री की एक ही योग्यता को जानती है, हाथ आ गए पुरुष को हाथ से निकलने न देना। इन्हें तुम्हारी किसी अन्य योग्यता से ईर्ष्या नहीं, तुम्हारे नारीत्व के आकर्षण से ईर्ष्या है। प्राणनाथ तारा से। एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिन भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। लेखक, कौन युवती कुमारी साली जीजा के साथ अपने को सुरक्षित समझकर प्रणय और आकर्षण के अखाड़े के पैंतरों का परिचय पाने का यत्न नहीं करती। लेखक, सभी पत्रों की अपनी अपनी राजनीति और सांप्रदायिक नीति थी, परंतु पत्रकारों को अनुशासन में रखने की नीति के विषय में उनमें कोई भेद नहीं था। लेखक, पूरी के पैरोकार के से निष्कासन पर।
साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ पूरी। साधन होने पर तो सम्मान खींचा चला जा आता है। लेखक कलाकार का या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती हैं। अब वह सोचता अन्य सब सम्मान शिष्टाचार मात्र है, पैसे का बल ही वास्तविक सम्मान है। पुरी के संदर्भ में लेखक सन 42 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय तलवार, बंदूक, पिस्तौल का नाम सुनकर लोगों को पसीना आ जाता था। अब पुरी सुनता कि लोग निधड़क तलवारें, बर्छें और बंदूकें जमा कर रहे थे। कुछ लोग पानी के नल कटवाकर कड़ा बीने तोड़ेदार बंदूकें भी बनवा रहे हैं। अफवाह गर्म थी कि लाला माधो शाह और सुखलाल के यहाँ से हिंदुओं की रक्षा और पाकिस्तान के विरोध के लिए 200 में चाहे जितने बंदूक पिस्तौल मिल सकते हैं। लेखक गली में मुसलमानी आक्रमण होने की वजह से जो रतन आदि की करतूत की प्रतिक्रिया ही थी, पुरी जैसा लिबरल भी हर हर महादेव कह लड़ पड़ता है। मोहब्बत का धर्म अपनी जगह, घर बार का धर्म ब्याह अपनी जगह। मोहब्बत की तो रीति ही ऐसी चलती आई है, बड़ों ने भी वही किया है। कृष्ण महाराज का गोपियों से प्रेम था तो क्या उनके लिए रुक्मिणी जी को छोड़ दिया था? सिलो तारा से रतन की नारी जगी पर। मैं बाबूजी और माँ सबकी बातें जानती हूँ। लोग खेल खिलाकर छोड़ देते हैं, जो छोड़ दें दिल लगी और पाप है। सिलो तारा से साधारण स्वतंत्रता के अभाव में चतुरता की ऐसी मजबूरी ही नारी का चरित्र कहलाती है। लेखक प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित। लेखक पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री ही तो है। पूरी गली के लोगों से नेहरू पटेल का क्या है, वे तो बेदरकाक हैं। सन 45 में वे अहमदगढ़ की जेल में 42 की क्रांति को कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ बता रहे थे। सन 46 में सरकार बन गई तो 42 की क्रांति का सब मिला से खुद ले लिया। पूरी गली के लोगों से पंजाब में गवर्नर चर्चिल की कंजर्वेटिव पार्टी का है, वह अपनी पॉलिसी चला रहा है। उसका ख्याल है कि इटली और माउंटबेटन बाकी हिंदुस्तान कांग्रेस और लीग को दे भी दें तो पंजाब खासकर पश्चिम बंगाल को बचा ले। जानता है तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजी में पंजाब की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ये रूस के सिर कायम रहना चाहते हैं यार मेरे। पूरी काली से ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट एटली और माउंटबेटन की स्कीम से खुश नहीं हैं। वे दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को सेल्फ गवर्नमेंट देना मूर्खता है। अंग्रेज खूब जानते हैं पार्टीशन से दोनों भाग लंगड़े हो जाएंगे। अब तक तो देश का विकास इकाई के तौर पर हुआ है, अब पाकिस्तान इंडस्ट्री गुड्स के लिए तरसेगा और शेष भाग कच्चे माल के लिए। पश्चिम बंगाल की रुई दूसरी पैदावार और पूर्वी बंगाल का जूट कहाँ जाएगा? ब्रिटेन में ना। इससे इनके मरते उद्योग ज़रा जिंदा हो सकेंगे। महाजन मैं जानता हूँ वह बहुत अच्छे लेखक हैं, हो सकता यह किसी दिन बहुत बड़ा लेखक बन जाए, परंतु विवाह के लिए व्यक्ति के ऐसे गुणों की अपेक्षा उसके सामर्थ्य और व्यक्तित्व का ही अधिक महत्व होता है। गुण का आदर करो परंतु विवाह को जीवन की सफल बना सकने की दृष्टि से देखो। समझी? तुम्हें तो मालूम होगा कि तालिस्टाय के व्यवहारों के कारण उसकी पत्नी कितनी बार आत्महत्या के लिए उतारू हो गई थी।
साहित्य और कला तालस्ताय में भी कम नहीं थी। जरा सोचो, मनुष्यत्व एक चीज़ है और कला दूसरी। नेयर कनक को समझाते हुए, वैसे तो लड़के लड़कियों के मिलने जुलने से, अस्वाभाविक रुकावटें डालने से मन और मस्तिष्क के विकास पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एक आयु में जब भावुकता प्रधान रहती है तो जरा गंभीरता से और संयम से चलना चाहिए। पंडित गिरधारी लाल। बेटी कनक से, स्वाभाविक पर भी नियंत्रण जरूरी होता है। संयम ही संस्कृति है। व्यवहार रूढ़ी बनकर संस्कृति कहलाता है। नेयर। खुदाबंद ने तो मर्द पर फर्ज आयद किया है कि औरत पर रहम करें और उसकी हिफाजत करें, क्योंकि औरत मर्द को अपने जिस्म से पैदा करती हैं और पालती हैं। खासकर रहम और हिफाजत करते हैं। भैया जहाँ से निकलते हैं उसी की बेइज्जती करते हैं। मर्द मोहब्बत करे तो, गुस्सा करे तो उसका सब जोर वहीं पर उतरता है। तारा से सहानुभूति में स्त्रियों की बातचीत। किसी मुसलमान औरत की तरफ तो आंख नहीं उठाई मैंने। हिंदू औरत है, वे लोग नहीं हमारी औरतों को खराब कर रहे हैं, मौलवियों को खराब कर रहे हैं। मौलवियों ने जिहाद का फतवा लिया है। नब्बू। तारा से बलात्कार करने वाला। हिंदुत्व कोई मजहब नहीं, वह एक समाज और संस्कृति है। उसमें विश्वासों के बंधन हैं। आप भगवान में विश्वास करें तो भी हिंदू, ना करें तो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं। आप चाहें जैसे भगवान में साकार हैं, निराकार में, एक ही में या अनेक भगवानों में विश्वास कर सकते हैं। ब्रह्म, जीव और माया एक मानिए या पृथक पृथक। पुनर्जन्म को भी मानने ना मानने की स्वतंत्रता है, व्यवहार की नहीं। इस्लाम ऐसी स्वतंत्रता सहन नहीं कर सकता। इस्लाम चिंतन का नहीं, विश्वास का मार्ग है। आप खुदा से मुनासिर नहीं हो सकते। आप खुदा से मुनकिर हैं तो आप काफिर हैं। खुदा पर भी आप मन चाहे ढंग से विश्वास नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही खुदा, वाहिद, मुतलिक, लाउल शरीफ खुदा पर एतकाद करना होगा। यहीं तक हद नहीं है, उस खुदा का एक रसूल भी मानना होगा और वह रसूल केवल मोहम्मद साहब को मानना होगा। आप आज के विज्ञान और साइंस से खुदा के संबंध में तर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस वक्त मोहम्मद साहब पर इस्लाम का इल्हाम नाजल हुआ था, यह विज्ञान मौजूद नहीं था। कामरेड असद, तारा, नरेंद्र, जुबेदा, सुरेंद्र हामिद आदि से। स्त्री के चाहने पर ही तो पुरुष उसके लिए सब कुछ, अपना प्राण भी न्यौछावर करता है। वह तो प्रेम है। पुरुष पर ही निर्भर करता है कि अपने प्रेम को कैसे चरितार्थ करेगा। स्त्री पुरुषों की दया पर निर्भर है। उसके अतिरिक्त प्रेम क्या है? असभ्य समझा जाने वाला पुरुष स्त्री के ना चाहने पर उसे दबोच कर झपट कर ले लेता है और सभ्य समझा जाने वाला स्त्री के सम्मुख प्रेम की याचना करता है। पूरी के विचार स्वगत। जान पड़ता था कि भगवान ने तो उन्हें प्रताड़ित औरतों को बुला दिया था, परंतु ये लोग भगवान नहीं भुला सकती थी। भगवान मनुष्य की जितनी अधिक चिंता करता है, उससे कहीं अधिक मनुष्य भगवान की चिंता करता है। तारा का विचार स्वगत। हिंदू सिख लाए हैं बक्से, संदूक, नकदी, जेवर और बांड। यह लोग मुसलमान लोग मिट्टी के हुक्के, टूटी चारपाइयाँ, चूल्हे, चक्की, मुर्गियाँ लिए चल रहे हैं। यह इनकी गृहस्थी थी। जिसके पास जो कुछ होगा उसी से ममता करेगा, वहीं तो उठाकर ले जाएगा। तारा आदि को कैंप ले जाने वाले शरणार्थी साथी, गाड़ी का सिख ड्राइवर। बहन जी, सच है मुसलमानों ने हिंदुओं को लूटा है, पर हिंदू
सैकड़ों वर्षों से इन लोगों को लूटते निचोड़ते चले आ रहे हैं। नहीं तो एक ही ज़मीन पर रहने वालों में अमीरी गरीबी का इतना फर्क क्यों होता? पंजाब की सब जायदाद हिंदुओं के ही हाथों क्यों चली जाती? वही सिख ड्राइवर।